देखो, आज हम बात करेंगे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, कुछ न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में इनका यूज आ जाता है। मेनली हम जो ये पढ़ेंगे म्यूजिकल स्केल का रेशो, फ्रीक्वेंसीज का रेशो विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपका मेन है। यहाँ से आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल देता है, ऑक्टेव, यूनिसन, इस तरीके से मेजर टोन। तो फिर आपको वहां समझ आना चाहिए मेजर टोन का मतलब क्या है, यूनिसन का मतलब क्या है, ऑक्टेव का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये कुछ आपका म्यूजिक का पार्ट है, छोटा सा कि म्यूजिकल नहीं तो नॉन म्यूजिक का पार्ट है, मेन फिजिक्स ही है, फिजिक्स से ही म्यूजिक बनी है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर सब इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आता है नोट। कई बार न्यूमेरिकल में लिखा रहे नोट, तो नोट रुपए वाला नोट नहीं है भाई। नोट का मतलब है यहाँ पे सिंबल डिनोटिंग द म्यूजिकल साउंड एंड रिप्रेजेंट द पिच एंड ड्यूरेशन ऑफ साउंड। क्या बताता है आपको? पिच एंड द ड्यूरेशन ऑफ द साउंड बताता। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये एक साउंड वेव जा रही है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जब पर्टिकुलर कोई भी डिस्टेंस मान लो, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, उसे क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। पिच लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड एंड ड्यूरेशन ऑफ साउंड, कितनी दूर तक वो साउंड आपकी, कितनी देर तक आपको सुनाई दी, कितनी डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करी और कितनी देर तक वो आपको सुनाई दी। ठीक है, तो नोट बेसिकली क्या बताता है? सिंबल डिनोटिंग द म्यूजिकल साउंड कैन रिप्रेजेंट द पिच एंड ड्यूरेशन ऑफ द म्यूजिकल साउंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास पिच। पिच में बता दिया मैंने पिच क्या होता है। पिच इज ए मैथमेटिकल represent the number of times, represent a number of times a sound wave can repeated in 1 second। मतलब जैसे ये है कि 1 सेकेंड, देखिए मैंने कहा ये एक वेव है, मैंने कहा ये एक वेव है, तो इस वेव में 1 सेकेंड में कितनी बार साउंड मिली? एक ही बार मिली, टी टाइम में 1 सेकेंड में। इसमें देखो एक ही सेकेंड में 1 2 3 4 बार आपको बीप सुनाई दी मैक्सिमम। तो 1 सेकंड में कितनी बार साउंड रिपीट हुई? 4 टाइम्स। तो ये क्या बता रहा है? इसकी पिच बता रहा है, कितनी डिस्टेंस तक साउंड चली और कितनी ड्यूरेशन तक वो आपको सुनाई। ठीक है, अगला आता है फोन। ये भी म्यूजिक फोन, तुम्हारा जो फोन नहीं है, दूसरा फोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट PHON, उसमें ये आता है। इट इज रिलेटेड विद द वॉइस और साउंड, a unit for measuring the apparent loudness of a soundless। मतलब कि apparent loudness of the soundless क्या बताता है ये? apparent loudness मतलब कितनी साउंड मैक्सिमम तक थी, कितनी वो मिनिमम। लाउडनेस का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, डीबी में मेजर करते हैं, डेसिबल। उसके बाद हमारा मेन जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बेटा, वो है हमारा म्यूजिकल स्केल। क्या था? अरेंजमेंट ऑफ नोट। नोट क्या था? अब नोट दिमाग में आना चाहिए। नोट क्या बताता है? पिच ड्यूरेशन को बताता है, पिच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, तो क्या बताता है? अरेंजमेंट ऑफ नोट हैविंग द डेफिनेट रेशियो इन रिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द अरेंजमेंट ऑफ नोट हैविंग द रिस्पेक्टिव रेशियो विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड म्यूजिकल स्केल। उसे क्या कहते हैं आप? म्यूजिकल स्केल। अभी मैं इसके बारे में और डीपली आगे बात करती हूँ, इतना एक बार नोट करो। इतने में कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लिखिए। हाँ, नोट, पिच, फोन और म्यूजिकल स्टेट स्केल। म्यूजिकल स्टेट फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या रेशियो है वो बताता है। हाँ, नोट करिए इस बात को। हो गया? उसके बाद देखिए
सिस्टम, इन इंडियन सिस्टम, इन इंडियन सिस्टम फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है वो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसे डायटोनिक स्केल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? डायटोनिक स्केल। ठीक है, हाईएस्ट जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर इंडियन सिस्टम में, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? की नोट। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसे बोल देते हैं ऑक्टेव। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अच्छा ये हाइट लिख दिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देते हैं? की नोट। ठीक है, टेम्परेट स्केल के अंदर हम ये कहते हैं इट कंटेन 30 नोट्स। इन टेम्परेट स्केल इट कंटेन 13 नोट्स। याद करो तो कर लो ना, कोई बात नहीं, मेन अब वो याद करना जो बता रही हूँ। ठीक है, हाँ अब ये ऑक्टेव, ये की नोट, ये सब आपको अब समझ आएगा। यूनिसन, मेजर टोन। बेसिकली म्यूजिकल स्केल क्या बता रहा है आपको? रेशो बता रहा है म्यूजिकल इंटरवल। The ratio of frequencies of two keynote is called musical interval. Such that, अब ये समझना है, मैंने एक बार नोट कर लो इस बात को, एक बार इस बात को नोट करिए। ये विपिन तेरे को कल कहा था अपने नाम की आईडी से आना, फिर तो आज विनीता की आईडी से आया। नोट करिए इस बात को एक बार जल्दी से। ये बातें याद करनी है बेटा, इसमें ऐसा समझाना कुछ नहीं है, ये याद ही करना है। ठीक है, अब जो बता रही हूँ वो देखना। हाँ, जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपके पास रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जैसे मैं कह दूं N2/N1, इसे बोलते हैं बेटा यूनिसन। पहला है यूनिसन। अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो N1 क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके साथ किसके बराबर है? 1 के। तो न्यूमेरिकल में वो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेगा, न्यूमेरिकल में वर्ड लिख देगा वो यूनिसन। तो यूनिसन का मतलब वो जिस फ्रीक्वेंसी से आपसे बात कर रहा है उसका रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो कितना आपका? 1 है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? यूनिसन। एक होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो ट्वाइस होता है। ठीक है, एक होता है आपका मेजर टोन। इसमें जो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है आपका वो कितना होता है? 9/8। ये वीना चिलीवाल के नाम से किसकी आईडी है बेटा? बताओ जल्दी से एक बार। वीना चिलीवाल के नाम से किसकी आईडी है बेटा? बताओ एक बार।
लविशा बेटा अपने नाम से बनाओ आईडी, ठीक है? हाँ, माइक ऑफ कर लो। एक होता है बच्चों माइनर टोन, माइनर टोन। इसके अंदर रेशियो फ्रीक्वेंसी कितना होगा बेटा? 10/9। कितना होता है ये? 10/9। ये याद करना आपको। एक होता है सेमी टोन, सेमी टोन ये होता है बेटा आपका 16/15। कितना होता है? 16/15। एक होता है आपका फिफ्थ टोन, फिफ्थ टोन ये होता है बेटा आपका 5/2। आई थिंक कितना ही होता है शायद ये 3/2। कितना होता है बेटा ये? 3/2, ठीक है? हाँ, तो ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में या तो लिख देगा यूनिसन वर्ड, या लिख देगा ऑक्टेव, मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन, फिफ्थ टोन। तो आपको ये याद रखना है कि यूनिसन में रेशियो फ्रीक्वेंसी 1 होता है, ऑक्टेव में 2 होता है, मेजर टोन में आपके पास 9/8, माइनर टोन में 10/9, सेमी टोन में 16/15 और फिफ्थ टोन में 3/2 होता है। अब न्यूमेरिकल करूंगी तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक बार नोट करो इस बात को। हो गया? कर लिया? आगे देखिए, एक होता है बच्चों कोड। ये आपकी बुक में भी नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा बस लास्ट में 2 वर्ड में लिख रखा, न्यूमेरिकल दे रखे उन्होंने, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा इसका, ये क्या होता है क्या नहीं। जैसे बच्चों आपके पास एक अगली टर्म हो रहा है कोड। इसके अंदर हम 2 पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक होती है बच्चों कनकॉर्ड, जिसे प्लीजिंग इफेक्ट बोलते हैं, प्लीजिंग इफेक्ट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मेलोडी, एक होता है मेलोडी, एक होता है हार्मोनी। और एक होता है बच्चों, उल्टा लिख गई, वन आफ्टर द अदर इसमें होगा, और इसमें होगा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है? और एक होता है बच्चों आपके पास ये डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, अनप्लीजिंग। क्या होता है बेटा ये आपका? देखिए, कनकॉर्ड, मेलोडी, हार्मोनी। अगर कनकॉर्ड का मतलब क्या है? कॉर्ड का मतलब क्या है? व्हेन टू वेव आर टुगेदर, टुगेदर क्या करते हैं? कंबाइंड होती है, तब आपके पास आपके कान जो है उस साउंड को जब सुनते हैं तो 2 साउंड वेव आपस में मिलेगी। अगर आपके कानों को उस साउंड को सुन के अच्छा फील होता है, प्लीजिंग मतलब अच्छा फील होना, ठीक है? तो वहां पे उसको बोल देते हैं मेलोडी या हार्मोनी। अगर वो दोनों वेव साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ साउंडेड हो रही है तो उसे बोलते हैं हार्मोनी। अगर वो एक के बाद दूसरी मिल रही है टोन आपस में तो उसे बोल देते हैं मेलोडी। इसी तरह अगर आपके कानों को साउंड को सुन के अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कहते हैं एक म्यूजिक से निकल अच्छे से आदमी गाना गा के, है ना, तो जो साउंड आपको अच्छा इफेक्ट दे उसको हार्मोनी या मेलोडी कहते हैं। और जो आपके कान सुन के, आपको कानों को सुन के जो साउंड बुरी लगे करता रहे, जैसे कोई बच्चा रोता है ऐसे, तो डिस्कॉर्ड, कोई गाना सुने तो सारे खुश हो जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं? अनप्लीजिंग इफेक्ट। तो ये कुछ इफेक्ट होते हैं। कोड लिख लो बस, इसका कोड के 2 पार्ट हो गए आपके यहाँ से।
एक मेलोडी और एक हार्मोनी। अगर साउंड वेव साइमल्टेनियसली होती है कंबाइंड तो उसे हार्मोनी, अगर वो एक के बाद दूसरी कंबाइंड होके साउंड वेव का इफेक्ट शो कर रही है तो उसे बोल देते हैं मेलोडी। बताइए कुछ समझ आया नहीं आया इसमें? हाँ, लैंग्वेज में लिख रखा है व्हेन टू और मोर नोट आर साउंडेड टुगेदर इफ ईयर्स हैव द प्लीजिंग इफेक्ट देन देयर आर टू केसेस, मेलोडी और हार्मोनी। If two sound waves are sounded one after the other and ears shows the pleasing effect, then that is called melody. Two waves are sounded together simultaneously and ears effect कितना है pleasing तो उसे बोलेंगे harmony, और unpleasing है तो उसे बोल देते हैं बच्चों discordant। ठीक है, बोलो बात आगे समझने। ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पॉइंट्स थे। क्लियर हो गए? बोलिए। चलिए अब न्यूमेरिकल में देखते हैं। देखो इसका पेपर में कोई नहीं पूछेगा तुमसे मेलोडी क्या है ना, थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिर भी आ जाए, एक नंबर में पूछ भी ले भाई कोई, है ना, एक आध नंबर में। बाकी जनरली इसका मेन पर्पस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझाना था मुझे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में आपका अक्सर यूज होता है। आगे पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है बच्चों आपका, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ देखो। ए स्टोन हैंग्स इन एयर फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर which is stretched over a sonometer, the wire is in unison। देखो आगे वर्ड यहाँ पे जो अभी मैं आपको समझाती। the wire is in unison with a certain tuning fork when the bridge of the sonometer are 45 centimeter apart। ठीक है, now the stone hang immersed in water at 4 degrees Celsius, and the distance between the bridge has to be altered by 9 centimeter to re-establish unison of the wire with the same fork। Calculate the density of the stone, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे सॉल्यूशन समझाती हूँ।
आप देखेंगे ना, ऐसे एक ब्रिज सा होता है, इधर से इसमें एक रस्सी बंधी हुई होती है, ठीक है, और यहाँ एक पुली होती है, पुली के थ्रू रस्सी ऐसे लटकाई जाती है लोड के साथ, पुली के थ्रू रस्सी ऐसे लोड के साथ यहाँ वेट लटका दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ट्यूनिंग फोर्क को जब यहाँ 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 टच करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन हमें सुनाई देती है। ट्यूनिंग फोर्क कुछ ऐसी होती है आपकी। तो इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन है। पहला कह रहा है स्टोन इज हैंग इन एयर, वन एंड ऑफ वायर विच इज स्ट्रेच। ये वायर यहां से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, वेट लटकाएंगे तो स्ट्रेच हो जाएगी वायर, ठीक है। इज इन यूनिसन विद अ सर्टेन ट्यूनिंग फोर्क, इस वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही। यूनिसन का मतलब अभी बताया था मैंने, यूनिसन मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना है बच्चों, 1 है। दो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना है बच्चों, 1 है। मतलब मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि N2 बराबर है N1, मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। When the bridge of sonometer are 45 सेंटीमीटर अपार्ट, ब्रिज की डिस्टेंस कितनी है बच्चों इस सिचुएशन में, 45 है सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं आपसे now the stone hangs in immersed in water at 4 डिग्री सेल्सियस। कोमल, ये आने का टाइम इतनी लेट, कोमल इतनी लेट कैसे आई है, कोमल इतनी लेट, 4 डिग्री सेल्सियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज हैज टू बी अल्टर्ड बाय द 9 सेंटीमीटर। जब इसको आपने वाटर में डिप कर दिया तो ब्रिज की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर से चेंज हो गई। 9 सेंटीमीटर जैसे L1 डिस्टेंस आप कहोगे 45 सेंटीमीटर, तो L2 कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 9, 9 सेंटीमीटर के फैक्टर से चेंज हो रही है, तो कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिसन, फिर दोबारा से यूनिसन बना रही है। यूनिसन मतलब भाई वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी है। विद सेम ट्यूनिंग फोर्क कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टोन। क्या निकालना है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द स्टोन आपको निकाल। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन समझ आ गया। एक बार ब्रिज सीधा है, एयर में रखा है, फिर ब्रिज को वाटर में रख दिया, वाटर में रखा तो वहां पे जो डिस्टेंस है 9 के फैक्टर से चेंज हो रही, लेंथ वो मैंने लिखी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आती हूँ। तो पहले ब्रिज आपका एयर में रखा है, और फिर ब्रिज को वाटर में रखा। टेम्परेचर कितना वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस, पर टेम्परेचर की हमें ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने निकाला था 1/12 T/m। क्या निकाला था, 1/12 T की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, m जी, ठीक है। उसने डेंसिटी की बात करी है, मान लिया लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द स्टोन, डेंसिटी क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को लिख सकते हैं बच्चा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी बन जाएगी बच्चों रो वी जी। तो पहले केस में एयर में रखा हुआ है सोनोमीटर, तो 1/12 इंटू टी बाई वी, टी की वैल्यू वी रो जी डिवाइडेड बाई एम। एम यहाँ पे क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू से लिखते थे, ठीक है। तो ये पहले केस की फ्रीक्वेंसी आ गई, जब वो कह रहा है कि स्ट्रिंग किस में है बच्चों, एयर में। सेकेंड केस, जब स्ट्रिंग इसमें डिप हो गई आपकी वाटर के अंदर, तो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था
जब स्टोन वाटर के अंदर डिप होगा, जब स्टोन वाटर के अंदर डिप होगा तो क्या होगा बेटा, वहां पे वो अपना वेट लॉस कर देगा, वो अपना वेट क्या कर देगा, लॉस। तो लॉस ऑफ वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट माइनस वेट डिस्प्लेस्ड, वेट डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूइड, बाय फ्लूइड, ठीक है। एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा बच्चों, वी रो जी, अब ये तो निकाला वेट, और एम जी लिखोगे क्या लिख दोगे, वी रो जी। एक्चुअल वेट है स्टोन का एयर के अंदर, ये एयर के अंदर क्या है बच्चों, एक्चुअल वेट है। और वाटर कितना, जितना वाटर का डेंसिटी हो कितना वेट वो डिस्प्लेस कर रहा है वहां पे, तो वहां पे क्या लिख दोगे, वी सिग्मा जी। सिग्मा क्या मान लिया आपने, डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर। मैंने कहा था आप थ्रस्ट समझाया था बड़े अच्छे से। तो लॉस ऑफ वेट एम जी कितना आ जाएगा बच्चों, वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा। तो सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, न्यू टू 1/2 एल डैश। लेंथ चेंज हो गई थी, कितनी आ गई थी, पहले केस में लेंथ थी बच्चों 45 सेंटीमीटर L1 और L2 थी बच्चों आपकी 36 सेंटीमीटर। तो ये L2 लिख दूं मैं इसको, T की वैल्यू वी रो वी जी इंटू रो माइनस का सिग्मा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका M। अब उसने क्या क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या एक दूसरे के साथ यूनिसन है। यूनिसन का मतलब न्यू टू बाई न्यू वन किसके बराबर है, 1 के। तो न्यू टू बराबर है न्यू 1, तो आपके पास रख सकते हो 1/2 L1 वी रो जी बाई M, 1/2 L2 वी रो वी जी रो माइनस सिग्मा, वी जी रो माइनस सिग्मा बाई एम। एम से एम बच्चों कैंसिल, 2 से 2 बेटा कैंसिल, वी जी से वी जी भी कैंसिल। अब क्या बचा, ये ऊपर इधर रो बाई L1, इधर बचा रो माइनस सिग्मा बाई L2, यही बचेगा। अब निकाल लो इधर से ये L2 बाई L1 कितना आ जाएगा, रो माइनस सिग्मा बाई रो। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, करिए जल्दी नोट इतना बच्चों। ये मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूंगी, ठीक है। बेटा आ गया इतना सबको, तुम लोग निकम्मे हो गए हो। आज अटेंडेंस लिखती हूँ तुम्हारी, मैं बोलती हूँ लास्ट में बोल के अटेंडेंस लोगे अब की बार में। आगे देखिए, तो ये कितना आया बच्चों, L2 बाई L1 रो माइनस सिग्मा बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सीधे सिस्टम लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर सिग्मा कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एसआई में 10⁻³ होती है, एसआई में कितनी होती है, 10⁻³ ठीक है। और L2 कितना है बच्चों, 36/45 बराबर रो माइनस 1 डिवाइडेड बाई रो। डेंसिटी ऑफ स्टोन ही पूछा तो स्केयर कर दो, ये 36 कट रहा है यहाँ से, 3 से 12 वो तो नहीं कटेगा, तो और कट जाएगा। 4/5
का स्क्वायर रो माइनस बाई रो, कितना बना बच्चों 16/25 रो माइनस 1/रो। सोल्व कर लोगे यहाँ से रो को, जो आप यहाँ से रो को सोल्व करोगे तो रो की वैल्यू मिलेगी 2.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको डेंसिटी कितनी मिलेगी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पूछा था आपसे डेंसिटी ऑफ द स्टोन। क्या पूछा था आपसे? डेंसिटी ऑफ द स्टोन। क्लियर हो गया है क्वेश्चन सबको? बताइए बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहित इज प्रेजेंट here. रोहित, यमन, यमन एक बार आया और फिर चला गया। जब तुम लेफ्ट होते हो तो मेरी स्क्रीन मुझे दिखाती है कि कौन बच्चा जा रहा है, कौन बच्चा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ए वायर ऑफ लेंथ 108 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस ए fundamental note of frequency 256 Hz when stretched by a weight of 1 kilogram by how much its length by how much its length should be increased so that its pitch is increased by a major tone if it is stretched by a weight of 1 kilogram। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, a wire of length 108 centimeter produces a fundamental note of frequency 256 Hz when stretched by a weight of 1 kilogram by how much its length should be increased so that its pitch is increased by a major tone if it stretched by 4 kilogram है भैया, यहाँ पे stretched by the 4 kilogram। ठीक है, हाँ देखिए कैसे आएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1/12 T/m। स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/12 T/m। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है पहले कितनी, 256 हर्ट्ज। पहले लेंथ कितनी 108 सेंटीमीटर, वो भी पता है। पहले केस में लेंथ है आपकी बच्चों L1 लिख देती हूँ, 2L1 न्यूमन, और ये कितना है बच्चों T की वैल्यू क्या लिख दोगे mg, बस T/m ही लिख लो पहले। ठीक है, दूसरे केस में बात करते हैं, न्यू 2L2 T1
लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग तो वही है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ तो वही रहेगा, तो ये बना आपका T2। ठीक है। हाँ, अब आपके पास तो इसने वर्ड लिख दिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ साउंड शुड बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज, ये मेजर टोन, मेजर टोन, मेजर टोन का वर्ड क्या मतलब क्या बच्चों, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना, 9/8। मतलब जो µ2 है वो इनिशियल की कितनी है बच्चों, 9/8, कितनी है, 9/8, बस रख दो, 9/8 µ1 बराबर 1/2 L2, L2 आपसे पूछा है T10, भाई 10 से वो 1 किलोग्राम ही आएगा, 4 तो फिर चेंज हो जाएगा, 1 ही लिखो यहाँ पे, ये 1 ही है, सही है, उसमें मैंने बात गलत कर दिया, ये T2 आ जाएगा mg, mg मतलब बच्चों 1 किलोग्राम मतलब बच्चों 10, अरे जी की वैल्यू 10 लिख ली मैंने, T बराबर mg लिखोगे ना, तो 1 इंटू 9.8 लिख लो, या 1 इंटू 10 लिख दिया मैंने सीधा, तो 10 लिख दिया मैंने, और मास कितना है बच्चों 1, तो ये बना 9/8 µ1 बराबर, L2 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, L2 निकालना है, और ये √10, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, µ1 को यहाँ से सोल्व कर लो, L1 पता है, देखो µ1 यहाँ से सोल्व हो जाएगा, L1 108 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर के मीटर बना लो, T की वैल्यू वही 10 लिख लेना, और मास से, ठीक है, तो ये यहां से निकल जाएगा, और निकल जाएगा m क्या, मास पर यूनिट लेंथ, m की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/108, लेंथ कितनी 108 सेंटीमीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ, m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो m की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे, मास कितना 101 किलोग्राम, और लेंथ कितनी है वायर की, 108 है सेंटीमीटर, L बी द लेंथ ऑफ दी वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे, या फिर यहाँ µ1 की वैल्यू रख लो, कुछ टर्म कट जाएगी, कुछ आपस में m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा, लिखो एक बार मैं कर देती हूँ, लिख लो, क्या कर लोगे, कर लेंगे मैम, अब बस सिंपल ही बचा, अब तो ऐसा ज्यादा कुछ बचा नहीं है मैंने, लिखिए जल्दी, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, जल्दी से करिए, हाँ जल्दी करिए, एक क्वेश्चन नोट करते हैं फिर, कल आपका मेन टॉपिक होगा बीट फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आता है, और वो टॉपिक जनरली बहुत कम बच्चों को डायरेक्ट समझ आता है, ठीक है, क्लास 10 नहीं करो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कभी समझ आई नहीं आएगा वो क्या हुआ उस टॉपिक में, वैसे इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत होती है, उसके जो क्वेश्चन है ना वो बड़े उलझ जाते हैं वहां पे, प्लस माइनस वाले कंसेप्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको मेजर टोन कह दे, माइनर टोन कह दे, ऑक्टेव कह दे, यूनिसन, सेमीटोन, जो भी कह दे आपसे, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है। मेरा पर्पज आज ये 2 क्वेश्चन मेन समझाना था कि यूनिसन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे, मेजर टोन का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काम क्लास में सिर्फ 3 दिन का था, क्योंकि स्कूल में तुम्हारे 3 पीरियड आते हैं मेरे, अब ये 2-4 दिन और भी लेगा ये टॉपिक आपके। क्वेश्चन है, ए पाइप ऑफ लेंथ, a pipe of length L1, ये एक पाइप है, लेंथ L1 closed at one end is kept in a chamber of gas of density rho 1
a second pipe open at both ends is placed in a chamber of gas density ρ2. The compressibility of the gas is equal. Calculate the length of the second pipe. Calculate the length of the second pipe. If the frequency of first overtone in both the cases are equal. क्वेश्चन का ये पार्ट 4/3L1 ρ2/ρ0 4/3L1 ρ1/ρ2. सी पार्ट L1 ρ2/ρ1. ये ρ1 ही आएगा शायद ना, ठीक है. डी पार्ट है L1 ρ1/ρ2. क्वेश्चन को देखिए एक बार जल्दी से. हो गया, क्वेश्चन लिख लिया. अब सॉल्यूशन देखिए इसका. एक पाइप है, एक ओपन एंड पाइप है, क्लोज एंड पाइप है. ठीक है, दोनों की कंप्रेसिबिलिटी सेम है. अब कंप्रेसिबिलिटी आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, मैं फिर भी बता देती हूँ क्या होता है. देखो, ओपन ऑर्गन पाइप में कौन सी वेव पढ़ी हमने? स्टैंडिंग वेव. और वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगी यहाँ पे आपकी? β/ρ. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हमने पढ़ी थी β/ρ. ठीक है, बीटा क्या था? बल्क मॉडुलस. और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी. ये मैं आपको अभी स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगी ना, उसमें पढ़ाऊंगी. रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी. वो दोनों के लिए क्या है आपका? सेम. एक आपकी ओपन एंड क्लोज एंड है पाइप, एक आपकी ओपन एंड है. दोनों की कौन सी फ्रीक्वेंसी सेम है भाई? ये फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन. ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप थी, ये आपकी ओपन एंड. क्लोज के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों? V/4L. और क्लोज के लिए कितनी थी बच्चों? V/2L. ठीक है. हाँ, अब आपके पास क्या गया है? फर्स्ट ओवरटोन. इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बनती थी? 1:3:5. इसमें 1:2:3:4:5. ये ध्यान रखना. तो ये 1 तो फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन. तो कह रहा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप बराबर है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप. तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन F1, वो इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है. ठीक है, इसके
F1 कितनी थी बच्चों आपके पास? फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L आएगी। अरे फर्स्ट ओवरटोन में क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ F1। F डैश लिख देती हूँ मैं इसकी, ये F3 होगी और ये क्या होगी? F2 होगी फर्स्ट ओवरटोन में। तो F3 किसके बराबर था? ये 3F1 ऑफ क्लोज के, और ये आएगा 2F1 ऑफ ओपन के। तो 3F1 ऑफ क्लोज फंडामेंटल कितनी है आपकी? V/4L, और इसकी कितनी है? V/2L। ठीक है, 3 इंटू, इसके लिए क्लोज लगा दो, इसके लिए ओपन, 3/4LC। V की वैल्यू बीटा/रो 1, और इसको लिख दो, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/L0 बीटा/रो 2। बीटा मैंने दोनों में सेम लिया क्योंकि उसने कहा कि कंप्रेसिबिलिटी सेम है, मतलब बल्क मॉडुलस दोनों के लिए सेम है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब यहां से काट लो तो कटता है वो, बीटा से बीटा कैंसिल, तो 3/4 ऑफ LC बराबर है, ये इधर L0 इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये बना रो 1/रो 2। 3/4 L0/LC आपको दे रखा है कुछ, क्या क्या रखा है इसके बारे में? एक पूछा है आपसे शायद ना, लेंथ तो शायद पूछिए, क्या पूछा आपसे? ए सेकंड पाइप ऑफ बोथ द एंड कंप्रेसिबिलिटी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पाइप। लेंथ ऑफ द सेकंड पाइप कौन सी थी हमारी? ओपन। ओपन पाइप की लेंथ आपको निकालनी है L0। चलो निकाल देते, L0 निकालनी है आपको। हाँ, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, नोट कर लो एक बार जल्दी से, इतना नोट कर लो बेटा एक बार, कर लिया? हाँ, अब देखो इधर L निकाला ओपन की, ये आपका LO, ये आपका LC। LO आ जाएगा बेटा आपका 4/3 LC ऊपर चला जाएगा, और ये बच्चों आपका रो 1/रो 2। तो 4/3 LC को मान लिया मैंने L रो 1/रो 2। तो ये क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। ये क्या आ जाएगी बच्चों? लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। ये जो भी ऑप्शन था आपका, ऑप्शन बी सही है। क्या है ऑप्शन बी? उसने L1 लिखा हुआ है, इसको LC को उसने ऑप्शन में L1 लिखा हुआ है, तो LO बन जाएगा 4/3 L1 रो 1/रो 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, हाँ, बताइए समझ आ गया क्वेश्चन सभी बच्चों को?